कहते हैं कि जब नेता अपनी मिट्टी नहीं छोड़ता है तो जनता उससे कुछ ज़्यादा ही जुड़ा हुआ महसूस करती है। ऐसे ही पूर्वांचल की खुशबू, इसके साथ ही गांव की संवेदना और साथ ही दिल्ली की राजनीति, इसका जो मिश्रण है, उनका नाम है मनोज तिवारी जी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। आज आप बतौर गेस्ट हमारे साथ हैं और सवालों की फहरिस्त काफ़ी लंबी है, तो मैं शुरुआत करना चाहूँगी। जो हालिया बदलाव हुआ है, अभी बीजेपी ने अपना नेतृत्व चुना है नया, और नितिन नवीन जी की उनकी पृष्ठभूमि है बिहार से और युवा भी हैं। क्या आपको लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं ये एक तरीके से बिहारियों और साथ ही युवाओं का भावनात्मक के साथ साथ राजनीतिक सम्मान भी कर रही है? देखिए, फोकस युवा है, यूथ जी। तो किसी को भी चुनेंगे तो किसी न किसी स्टेट से तो होगा, और एक बिहार का भी बड़ा सम्मान हुआ है इस निर्णय में, क्योंकि बिहार एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ है। पिछला जो चुनाव हुआ है उसमें तो क्या मतलब 2010 जैसा जनादेश दोहराया गया, तो वो भी एक सम्मान बनता था, क्योंकि आज तक बिहार का कोई व्यक्ति बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हुआ था। जी जी बिल्कुल। श्री नितिन नवीन जी पहले हैं। और तीसरी बात कि वो मात्र 45 साल के हैं। वैसे हमारी पार्टी भी 45 साल की हुई। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी बने थे। तो इस नाते भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और बिहार लोकतंत्र की जननी अगर भारत है तो उसका मूल बिहार में ही है। लिच्छवी गणराज्य बिहार में है, जहां आज से 2500 वर्ष पहले वोटिंग होता था। दुनिया का पहला लोकतांत्रिक ढंग से चुना जाने वाला प्रतिनिधि वो बिहार के वैशाली लिच्छवी गणराज्य में था। तो ये सारी चीजें मिला करके, चूंकि इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये सारा देश ही नहीं पूरी दुनिया कहती है। अभी कई देशों के कॉमनवेल्थ लोकसभा स्पीकर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स आए थे, उनका भी भाव यही था। तो नितिन नवीन जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र की जड़ों में जाकर के उसको समझना और युवाओं का सम्मान देना, दोनों का एक एग्जाम्पल है। सर, बिहार से राष्ट्रीय नेतृत्व की लगातार मांग उठ रही थी। क्या इस ताजपोशी के बाद बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि पूर्वांचल और बिहार ये सिर्फ एक वोट बैंक नहीं है, ये राजनीति की धुरी है? देखिए, राजनीति की धुरी तो बहुत लंबे समय से है, क्योंकि एक तो सीटों की संख्या बहुत है, जनसंख्या बहुत है, और राज्यों की अपेक्षा बिहार, उत्तर प्रदेश, लेकिन जो भारत का पूर्वांचल का हिस्सा है। कभी नरेंद्र मोदी जी ने अपने स्पीच में कहा था कि जब तक पूर्वांचल का भी विकास नहीं होगा तब तक भारत का एक संपूर्ण समन्वय नहीं हो सकता है, अधूरा माना जाएगा। देखो, इसी के कारण आप देखते हैं, चूँकि उत्तर प्रदेश, बिहार थोड़ा सा नेग्लेक्टेड होता था, लोग माइग्रेट करते थे, तरह तरह की बातें होती थीं। आज माइग्रेटेड लोग अब वापस अपने गांव को आ रहे हैं, उनकी व्यवस्था हो रही है। हम ये नहीं कहते कि पूरी तरह से सब कुछ हो गया, लेकिन जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है, आप बिहार, यूपी में सड़कों की, हाईवे की, नदियों पे पुल की, मरीन ड्राइव जैसी चीज़ें, अगर आप बिहार चुनाव में गए होंगे तो आपने देखा होगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार, झारखंड, पूर्वोत्तर क्षेत्र, अब ये इस सरकार का एक लक्ष्य है कि वो भी वैसा ही विकसित हो जैसे बाकी देश का हिस्सा। सर, अगर हम दिल्ली में बात करें तो पूर्वांचल के या फिर बिहार से बहुत बड़ी आबादी वोटर्स की यहाँ पर है। क्या आपको लगता है कि इस नियुक्ति के बाद, क्योंकि आने वाले समय में अब लोकसभा चुनाव भी होना है 2029 में, क्या इसका फायदा बीजेपी को होगा? मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फायदा है। दिल्ली के भी जो
उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, जो रहने वाले, जिसको पूर्वांचल कहते हैं, उनकी खुशी का तो ठिकाना नहीं है। और वो स्वाभाविक भी है। पीछे उन्होंने 27 साल बाद ही सही सबने भारतीय जनता पार्टी से खुद को जोड़ा है, जिससे रेखा गुप्ता हमारी बहन मुख्यमंत्री बनी है। तो ये सब कुछ में नितिन नवीन जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना वास्तव में बहुत ही उत्साहवर्धक है। वैसे भी आपको बता दूं कि नितिन नवीन जी का अनुभव भी बहुत है। वो पीएम मोदी ने उनको बॉस कहा अपना। वो तो मोदी जी का बड़प्पन है। जी। नरेंद्र मोदी होना आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में नहीं कहा। उन्होंने कहा मैं एक कार्यकर्ता हूं और वो हमारे बॉस हैं। तो ये तो नेचुरल सी बात है कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तो सबसे बड़ा है पार्टी संगठन में, और ये सरकार और देश का नेतृत्व कर रहे हैं, वो हम सबके बॉस है। लेकिन नितिन नवीन जी छत्तीसगढ़ का भी प्रभारी रहे हैं, और अभी जो पीछे जीत हुई ना, उसके भी प्रभारी नितिन नवीन जी थे। 5 बार के विधायक। एक ही जगह से कोई व्यक्ति 5-5 बार विधायक होता हो। जी जी। मंत्री के रूप में भी जो पथ निर्माण इनके पास रहता है, तो जो आज बिहार की सड़कें अच्छी हुई हैं, उसमें भी नीतीश जी के साथ इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो अनुभव और युवा होते हुए तो निश्चित रूप से पूर्वांचलियों में भी उत्साह है और युवाओं में भी उत्साह है देश के। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, उनकी उम्र महज 45 वर्ष में सही? जी 45 वर्ष। क्या आपको लगता है कि इस नियुक्ति के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी युवा भी अपना नेतृत्व देख रहे हैं यहाँ पर, कि बीजेपी युवाओं को कैसे मौका दे रही है? आगे आने वाले चुनाव है, क्या युवा भी खास तौर पर बीजेपी से जुड़ेंगे? युवा तो आज इतने फोकस में हैं कि प्रधानमंत्री जी ने देश के 1 लाख युवाओं का उनका आह्वान किया है कि आप राजनीति में आइए। और अगर मोदी जी ने ऐसा कहा है ना, तो मोदी जी की कोई बात एकदम केवल कहने के लिए नहीं होती, उसकी लंबी योजना होती है। और वो युवा कौन, जिनके घर में अब तक कभी भी कोई जनप्रतिनिधि बन के नहीं रहा, राजनीति में नहीं रहा, उन लोगों का आह्वान है। तो युवाओं का तो फोकस मुझे लगता है आने वाले समय में, एक बात कही थी मोदी जी ने कुछ दिन पहले, इस देश में जहां जातिवाद, जाति पात सबका विभेदीकरण करने वाले कर रहे हैं, वहां मोदी जी ने कहा हमारे लिए तो इस देश में सिर्फ 4 जाति है, युवा, किसान, महिला और गरीब। महिला देश की राष्ट्रपति हैं, युवा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, गरीब घर का एक बच्चा देश का प्रधानमंत्री है, और किसान का एक बच्चा देश का उपराष्ट्रपति है। अब आप इस फोकस को समझिए। मोदी जी उनमें नहीं है कि जो बस कह देते हैं सुनाने के लिए और ग्राउंड पे नहीं है। जितना कहते हैं उससे ज़्यादा ग्राउंड पे वर्किंग है। लेकिन लगातार सवाल ये उठ रहे थे जब बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुना गया था कि देरी क्यों हो रही है, लगता है आपसी टकराव है, ऐसा कांग्रेस ने खास तौर पर ये सवाल उठाया था। लेकिन कांग्रेस का अगर हम इतिहास देख लें, जब अध्यक्ष पद के चुनाव की बारी आती है तो काफ़ी टसल जो है पार्टी के अंदर देखने को मिलती है, और अभी भी बड़े मुश्किलों से चुने गए थे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, और एक समय में राहुल गांधी भी थे। वहाँ पर युवाओं को मौका नहीं मिल रहा है, चाहे वो सचिन पायलट रहे हों या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो खुद अब बीजेपी में आ गए। देखो, कांग्रेस पर कांग्रेस का अधिकार नहीं है, कांग्रेस पर एक वंश का अधिकार है, एक परिवार का अधिकार है। आपने कई दृश्य देखा होगा जहां मीटिंग के अंदर जाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी दरवाजे के बाहर खड़े हैं। आपने वो भी दृश्य देखा होगा कि जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष के पीठ में राहुल गांधी जी कुछ पूछते हुए नजर आते हैं। रिस्पेक्ट
सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होता है, रिस्पेक्ट करना होता है। यहाँ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आपने देखा होगा, जब पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के मूर्ति पे माल्यार्पण करना था तो मोदी जी ने आगे उनको किया जी। और कुछ चीज़ें ना कहने और सुनने से ऊपर होती है। मैं जनतंत्र टीवी पर आज जब बात कर रहा हूँ तो मैं सबको बोलूँगा ना कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा अब लोकतंत्र को मानने वाला कोई नहीं है। सबका साथ सबका विकास कहने को नहीं है, सही में है। और सभी को दिल खोल करके और आंखें खोल करके आज समीक्षा करनी चाहिए। हमारी नीति भी है और हमारी नीयत भी है। देश की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं, कोई समझौता नहीं। लोगों को हक मिले, सबको समान रूप से मिले, इसमें कोई दो मत नहीं। और ये धीरे धीरे यही कारण है कि भाजपा दिलों में बस रही है। जी जी जी। अभी मैं महाराष्ट्र के चुनाव में था, काउंसिलर के, नगर सेवक के चुनाव में 60-60 हजार लोग सड़क पे चल रहे हैं। महाराष्ट्र में ये जो अब बाला साहब ठाकरे जी भाजपा के हो गए हैं, उद्धव ठाकरे जी, राज ठाकरे, ये लोग, इन लोगों को नकार दिया मुंबई और महाराष्ट्र की जनता ने। जी, ठाकरे सर ने अब वोट नहीं दिला रहे। आप देखिए, तो इसलिए लोगों के साथ धोखा मत करो। आप चालाकियां कर सकते हो, अब जनता के साथ चालाकी करके आप नहीं जा सकते। दिल से चलो, भाजपा चल रही है। सर, दिल्ली की राजनीति पर हम आएंगे। पिछले काफ़ी समय में बड़ा गर्मा गर्मी देखने को मिली है। खासतौर पर हम बात करें जब आप विपक्ष में थे और आपकी सरकार थी और 10 साल तक वो करते रहे और लगातार आप आरोप उन पर लगाते रहे कि डबल इंजन की सरकार की ज़रूरत है दिल्ली में। अब जब सरकार आ गई है तो प्रदूषण की स्थिति और इसके साथ ही जो सबसे अहम मुद्दा था दिल्ली के लिए, प्रदूषण की स्थिति और इसके साथ ही जो कूड़े के पहाड़ हैं, वो तो अभी भी उतने शान से खड़े नजर आ रहे हैं। इस पर दिल्ली सरकार का या बीजेपी का क्या स्टैंड है? क्या आप जनता की उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं या अभी और भी समय की ज़रूरत है? देखिए, समय की जरूरत तो है ही, क्योंकि जो लोग 10-11 साल में नहीं कर पाए, एक नई सरकार को अब 2-3 साल तो देंगे। ये सारा पोल्यूशन का मामला, कूड़े को ख़त्म करना, ये हमारा इस 5 साल का वादा है। तो समीक्षा तो तब होगी ना जब हमारा कार्यकाल कम से कम 2 साल 3 साल खत्म होगा। अभी तो हम 11 महीने के हुए हैं, लेकिन हल्ला कौन कर रहा है? वही कर रहा है जो 11 साल से इसकी मिट्टी पलीत किए हुए दिल्ली की। मैं तो कई मामले, मैं मुख्यमंत्री जी के साथ हम सभी सांसद बैठे थे एक दिन, और मैं आपको बताऊं कि हमने उनमें कहा कि भाई, हमारी जो गवर्नमेंट नहीं बनी है, आप लोग अभी जो काम कर रहे हैं उसकी स्पीड बहुत अच्छी है, लेकिन आप ये कहते रहिए दिल्ली बहुत समझदार है, दिल्ली बहुत बातों को सुनती है, समझती है, कि आपको जो मौका मिला उसका अंतर दिखेगा 2 साल बाद। लेकिन वो तो आप पर ही आरोप लगाते हैं। कौन? विपक्ष में थे तो तभी भी आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे, अब सरकार में हैं तभी भी आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। यही तो उनका मुखौटा जा रहा है कि आप जो काम 11 साल में नहीं कर पाए, वो हमसे 11 महीने में अपेक्षा कर रहे हैं। फिर भी इस 11 महीने में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। इवन एक्यूआई भी कम हुई है। पोल्यूशन की जो मार है ना, उसमें थोड़ी कमी आई है, लेकिन हम संतुष्ट नहीं है उससे, लेकिन कमी आनी शुरू हुई है। आज हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जोर है। आप सड़क पे चलिएगा ना, आप मेरे घर, जब भी हम लोग इंटरव्यू के लिए आपके पास आए हैं, तब भी आप रास्ते में 5 गाड़ी में 2 गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल देखेंगे। आप UBR2 देखिए, हम गाड़ियों की स्पीड बढ़ा रहे हैं, जो सिग्नल पे खड़े होते थे उसको तेज़ी से निकाल रहे हैं। इसका अर्थ तो दिखेगा। और मैं आज आपके इंटरव्यू में बता रहा हूँ कि 2.5 से 3 साल बीतने दीजिए,
हम दिल्ली को बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे दिल्ली का जीवन सुधारा है, ईज ऑफ लिविंग सुधारा है। दिल्ली की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? आप उन्हें कैसे आश्वासन और वो भी स्पष्टता के साथ आगे की क्या नीतियां इसको नहीं, लेकर? दिल्ली की जनता से हम बड़ी विनम्रता से बोलना चाहेंगे कि हमको 27 साल बाद मिली है दिल्ली में सरकार। 15 साल कांग्रेस की सरकार थी, उनके लिए डेवलपमेंट कोई मुद्दा ही नहीं था। कॉमनवेल्थ के टाइम में जो कुछ भी दिल्ली का हुआ वो कॉमनवेल्थ के कारण हुआ, उसमें भी जो घोटाले हुए सबको पता है। मगर 15 साल कांग्रेस, 11 साल आम आदमी पार्टी, अब आई है बीजेपी की बारी। तो मैं दिल्ली से प्रार्थना करता हूं कि ये जो भ्रम फैलाने वाली शक्तियां हैं, जो 10 महीने में ही कहती हैं अरे दिल्ली पूरी बदल जानी चाहिए थी, मेरे दिल्ली के भाई बहन, हमारी स्पीड सही है, हमारी नीति और नीयत सही है। हम 2.5 से 3 वर्षों में आप हमको उतना समय दीजिए ताकि हम दिल्ली को आपके रहने के लिए वन ऑफ द बेस्ट सिटी, वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब करके देंगे और जमुना जी को भी साफ करके देंगे, ये विश्वास दिलाते हैं। सर, बंगाल चुनाव की बात कर लेते हैं, जो टीएमसी और बीजेपी दोनों के लिए नाक का सवाल है। बड़े जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं और अब देखा जा रहा है कि जो ममता बनर्जी हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी की हिंदुत्व की पिच पर अब इस चुनाव को लड़ने की तैयारी पे है, चाहे वो चंडी पूजा हुई हो या फिर तमाम जो मंदिरों का निर्माण वो करवा रही हैं। ये तो क्या दांव कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए उल्टा पड़ रहा है? देखो, बंगाल हमारे लिए नाक का सवाल नहीं है, बंगाल जीवन का सवाल है, लाइफ का सवाल है। क्या हिंदू होना मतलब कोई भी हमारी बहन बेटियों को उनकी इज्जत लूट सकता है, कभी भी मार सकता है, इसका ये मतलब होता है क्या? पश्चिम बंगाल की सरकार ने जो संरक्षण दिया है अपराधियों को, दंगाइयों को, हिंदू विरोधी ताकतों को, वो इनको पश्चिम बंगाल से समाप्त कर देगा। हमारे लिए पश्चिम बंगाल में 2 ही मुद्दे हैं कि ये सांप्रदायिक रूप से क्यों लोगों को तकलीफ दी जा रही है, इतनी अमानवीयता हो रही है, और दूसरी कि पश्चिम बंगाल का डेवलपमेंट का पैसा कहाँ चला जा रहा है। हम लगातार, भारत सरकार कभी भी भेदभाव नहीं करती और इन 2 मुद्दे पे ये जाएंगे। और जहाँ तक रही बात ना, देखिए ये तो हिंदुत्व के मंदिरों के दुश्मन हैं। चुनाव में ये तो मंत्र भी पढ़ लेती हैं ममता जी, लेकिन उसके बाद क्या करती हैं अब वो पश्चिम बंगाल की जनता जान चुकी है। सो क्या अब चुनावों के समय खुद को हिंदूवादी बताना या हिंदुत्व का फॉलोअर बताना ये एक मजबूरी बन गई है सभी पार्टियों की? है, अब पता चल चुका है उनको कि पश्चिम बंगाल का हिंदू जाग चुका है, क्योंकि जो हिंदुओं, पश्चिम बंगाल के हिंदुओं के साथ जो अमानवीयता हुई है, बर्बरता हुई है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुए हैं, उसका, उस पाप का इनको परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। और पश्चिम बंगाल की जनता जाग चुकी है। अभी पीछे प्रधानमंत्री जी का जाना हुआ था या अमित शाह जी? क्वेश्चन कि आप कैसे फर्क ये समझाएंगे बंगाल की जनता को कि एक अवसरवादी हिंदुत्व को अपना रही है ममता या फिर बीजेपी का हिंदुत्व क्या है? ये फर्क आप कैसे समझाएंगे वहां ग्राउंड पर? हमें समझाने की आवश्यकता नहीं है, पश्चिम बंगाल समझ चुका है। जो तकलीफ सह रहा है वो जानता है ना। मीडिया में तो आप 4 लाइन अपनी हम भी बोल सकते हैं, दिखावे के दांत अलग और खाने के दांत अलग। तो वो पश्चिम बंगाल की जनता समझ चुकी है। पीछे एक दृश्य में बता रहा था, आपके सवाल से जुड़ा है, कि अभी हमारे एक बड़े नेता, मैं थोड़ा सा भी विस्मित हो रहा हूँ कि वो प्रधानमंत्री जी की विजिट थी या अमित शाह जी की, शायद प्रधानमंत्री जी की थी। तो इन लोगों ने सड़कों पे बड़े बड़े होर्डिंग लगाए, गो बैक पीएम, और उसी गो बैक पीएम को पश्चिम बंगाल की करीब 200-250 महिलाओं की टीम लाठी डंडे से फाड़ती हुई कि वेलकम पीएम, वेलकम पीएम। ये दृश्य अभी चल रहा है चारों तरफ जी। और ये हर जगह का दृश्य है। अति सर्वत्र वर्जयेत,
ये जो अमानवीयता बर्बरता की अति किया है ममता बनर्जी सरकार ने, अब इसका जाना तय है और भारतीय जनता पार्टी का आना तय है। और उसके बाद आप देखिएगा कि किस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोक होगी, किस प्रकार से हमारा देश इंटरनल सिक्योरिटी में ठीक होगा। हम राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल पर हम हर तरह से देश को सुरक्षित रखेंगे। आने वाले चुनाव में आप बीजेपी को कहाँ देखते हैं? बंगाल के चुनाव में हम जीतेंगे और बड़ी जीत जीतेंगे, जैसे हम महाराष्ट्र जीते हैं, हरियाणा जीते हैं, बिहार जीते हैं, उस तरह की जीत पश्चिम बंगाल में होगी। सर, ये बीजेपी का गोल्डन पीरियड चल रहा है इस वक्त, वो जहां पर भी अपना कार्ड फेंक रही है जीत रही है। ये बीजेपी का गोल्डन पीरियड नहीं है, ये बीजेपी का गोल्डन बिहेवियर है। हमारा जो व्यवहार है, हम बीजेपी का मतलब सेवा है, सेवक हमको बनाए रखना, खोखले प्रचार हम करते नहीं, चरणों में हमको बसाए रखना। हम तो जनता को मालिक मान के, देवता मान के काम कर रहे हैं और वो विश्वास धीरे 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 अब वो फ्लोट हो चुका है। और ये जो पुरानी राजनीतिक लाइन पे चलने वाले लोग हैं ना, कि हम अत्याचार करेंगे, चुनाव में आके थोड़ा मीडिया के सामने अच्छा कर देंगे, वो 4 महात्मा खड़े कर लेंगे, अच्छी सी बात बोल देंगे, अब ये चलने वाला नहीं है। सर, ये भी सवाल बार बार उठता है कि बीजेपी सभी प्लेटफॉर्म्स पर इसलिए दिख रही है क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष डेड सिचुएशन में यानी मृत अवस्था में है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या विपक्ष का बिल्कुल सुषुप्त अवस्था में होना ये वजह है बीजेपी के उभर कर सामने आने की? या नहीं, विपक्ष सुषुप्त नहीं है, विपक्ष बहुत सक्रिय है। लेकिन सक्रिय किस मामले में है? देश के टुकड़े टुकड़े करने के लिए, देश में एक विशेष संप्रदाय को वोट बैंक समझने के लिए बाकी लोग भाड़ में जाएं, देश के विकास पर भी विरोध करने के बाद विपक्ष इसमें सक्रिय है। कोई महात्मा को पकड़ेंगे, उससे जितना बुरा भला कहलवाना कहलवाएंगे। ये आप अविमुक्तेश्वरानंद की बात कर रहे हैं? बहुत सारी चीजें हैं उसमें, नॉट ओनली, लेकिन कई महात्माओं को भी ये लोग उनका मानसिक रूप से प्रदूषित करने के लिए। सीएम योगी ने कहा कि कुछ संत के रूप में आकर वो कालनेमी जैसा व्यवहार कर रहे हैं और सनातन के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। बिल्कुल सही कहा है योगी जी ने। और उनको ये जितना भी पोल्यूशन है ना, ये कर रही है विपक्ष, इसलिए विपक्ष सुसुप्त नहीं है, विपक्ष सक्रिय है। लेकिन सक्रिय किस लिए है? देश विरोधी, समाज में हिंसा हो, समाज में गड़बड़ियां हो, समाज में लोग सड़कों पे आकर के बवाल करें, भ्रम फैलाएं, इसके लिए सक्रिय। और ये पहचान देश की जनता समझ चुकी है, जो मुझे समझ में आ रहा है। आपने भारत के टुकड़े ऐसा आपने मेंशन किया अभी। सर, जेएनयू की चर्चा कर लेते हैं क्योंकि ये शब्द सुनने के बाद वही की याद आती है। जेएनयू एक ऐसा कैंपस बन चुका है जहां पर कभी कब्र खुदेगी, कभी भारत तेरे टुकड़े होंगे, कभी आज़ादी, इन तमाम नारों की गूंज वहां पर सुनाई पड़ती है गाहे बगाहे, और साल में तो कई बार ऐसी घटनाएं वहां पर हो जाती हैं। क्या राष्ट्रीय सुरक्षा और अभिव्यक्ति की आज़ादी के बीच में क्या सरकार एक लाइन नहीं खींच पा रही है? सरकार तो खींच चुकी है। सरकार क्या खींचेगी? संविधान ने खींचा हुआ है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान। ऐसी एक्टिविटीज पर रोक नहीं लग रही है? नहीं लग रही है। ये जो आप लास्ट हमने जेएनयू में देखा ना, ये जो जब दिया बुझने वाला होता है ना, उस समय की ये भभकी है। और ये सब लोगों का कानूनी इलाज हो रहा है, कानून मजबूत है ऐसे लोगों के लिए। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जैसे नक्सलवाद का समापन होगा, ऐसे ही ये अर्बन नक्सली भी समाप्त होंगे। सर, हाल ही में एक तुर्कमान गेट की जो हिंसा हुई थी उसका हम जिक्र कर ले, चाहे जेएनयू का मामला रहा हो चाहे तुर्कमान का, लेकिन ऐसी घटनाओं को तुर्कमान क्या था? तुर्कमान हिंसा जो हुई थी जहां पर अवैध निर्माण के खिलाफ अच्छा, कार्रवाई पुलिस ने की थी। ऐसी घटनाओं को हमेशा एक राजनीतिक संरक्षण बहुत तेजी से मिलता है। नहीं, ऐसी घटनाओं में अब आप सोचिए कि कोई व्यक्ति सरकारी जमीन कब्जा करके और उसको एक मस्जिद के आड़ में पूरा बाजार बना ले, कब्जा कर ले, कौन इसकी परमिशन देगा?
तो हमारी सरकार तो परमिशन नहीं लेकिन देगी। इस कार्रवाई को अवैध निर्माण के खिलाफ की कार्रवाई नहीं समझी गई, इसको समझा गया कि एक पर्टिकुलर एक समुदाय के खिलाफ की कार्रवाई है। ये तो विपक्ष प्रचारित कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो मस्जिद तो अभी भी है, लेकिन मस्जिद के आसपास जो इन लोगों ने इलीगल कब्जा करके मार्केट बनाया, उसको हटाया गया, अवैध निर्माण। जी। और देखियो, मंदिर हो या मस्जिद हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा, जो कुछ भी हो, ये सभी कुछ प्रॉपर जमीन लेकर के बनाने की चीज है। लेकिन जो प्रचार प्रसार विपक्ष कर रहा है, वो अवैध निर्माण पर की गई कार्रवाई को भी किसी अल्पसंख्यक समाज के, मुस्लिम समाज के, अल्पसंख्यक मत बोलिए, मुस्लिम समाज के खिलाफ कार्रवाई समझ लेता है। क्योंकि अल्पसंख्यकों के खिलाफ कुछ होता है तो ये बोलते नहीं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक है ना हिंदू, एक दलित युवक को वहाँ हिंदू को जला करके मार डाला गया। एक बता दीजिए कांग्रेस ने कुछ बोला हो, आम आदमी पार्टी ने कुछ बोला हो, उसका विरोध नहीं किया। सवाल मेरा सरकार से भी है कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं की लगातार लिंचिंग हो रही है या उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई की जा रही है, वहां पर हत्याएं हो रही हैं, घर जलाए जा रहे हैं, सरकार, मुझे भारत सरकार की तरफ से ऐसी कोई कड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिली। क्या ये संबंधों को नजर में रखते हुए ऐसा हो रहा है? हम बहुत कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन हमारी कार्रवाई क्या हो सकती है? वो देश तो दूसरा है। हमने जहां विश्व परिवार का संयुक्त राष्ट्र संघ है वहां रखना, अभी बांग्लादेश की टीम को बैन कर दिया गया है विश्व कप से, वर्ल्ड कप से। तो ये सब प्रयास भारत का ही है। भारत किसी भी और भी फोरम रास्ते पे, हो सकते हैं, उनसे व्यापार बंद करना, उनसे तमाम संबंधों को हाँ, वो सब कुछ देखेंगे आप। शुरुआत हो चुकी है ना। बांग्लादेश के इस हिंदू विरोधी नीति के बाद हम बांग्लादेश को हर स्तर पे उसको कंडेम करेंगे और उस सारे रास्तों को बंद करेंगे जिससे भारत से उनको फायदा हो रहा है। हमारा कार्य शुरू है और देश इसके लिए विश्वस्त रहे। हम उसको न भूलेंगे न किसी को भूलने देंगे। गणतंत्र दिवस का मौका है, इस मौके पर हम लोकतंत्र की चर्चा भी जरूर करते हैं, लेकिन अब ऐसा एक परसेप्शन जो है भारत को लेकर क्रिएट हो रहा है कि यहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी को देशद्रोह माना जाता है। क्या आपको लगता है कि कुछ नैरेटिव सेट किए गए हैं या फिर कुछ बदलाव की ज़रूरत है हमें? अभिव्यक्ति तो इतनी है कि लोग कुछ भी बोल रहे हैं। भारत ही एक देश है और भारत में जो वर्तमान सरकार है वो अभिव्यक्ति की आज़ादी की पूर्णतः समर्थक है। क्या क्या नहीं बोल दिया जा रहा है। हाँ, जहां वो संवैधानिक दायरा पार करेगा वहां लेकिन एक और बात हमेशा किया जाएगा। एक और बात हमेशा सुनने को मिलती है कि सरकार के खिलाफ अगर बोला, सरकार के खिलाफ अपने विचार को रखे तो उसको देशद्रोह मानते हैं। क्या ऐसा आप? ऐसा नहीं है। ऐसा किसने कह दिया? हम तो रूल लेके आए हैं, हम तो बिल बनाए हैं कि सरकार के खिलाफ बोलने से जो पहले राजद्रोह होता था, सरकार के खिलाफ बोलने से हमारा नया कानून बना है कि सरकार के खिलाफ बोलने से राजद्रोह नहीं लागू होगा। हम तो ये बिल लाने वाले हैं। देश के खिलाफ अगर कोई गतिविधि होगी तभी वो राजद्रोह होगा, सरकार के खिलाफ बोलना नहीं। बोलिए जितना बोलना। जी सर, आप राष्ट्रवाद को बहुत इस पर बढ़ चढ़ कर बात करते हैं, गणतंत्र दिवस का मौका है, तो मैं आपसे एक विनती करना चाहूंगी कि देशभक्ति से जुड़ा कुछ आप देश के लिए एक संदेश देते हैं, कुछ गुनगुना दें आप। नहीं, हम तो हमेशा कहते हैं कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, तेरा वैभव अमर रहे माँ, भारत माँ। हम दिन चार रहे ना रहे, हम तेरे बच्चे तुझ पे समर्पित, अपना तन मन तुझ पे अर्पित, तेरा गौरव बना रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे।
सर बहुत खूबसूरत और इतना रोंगटे खड़े करने वाला ये गीत है आपका, और आपका स्वर भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। कुछ और ये कहना भाव है। चाहिए? आपकी आंखों में आंसू हैं? क्या है, ये बनावटी नहीं हो सकता। और मैं प्रार्थना करूंगा लोगों से, राजनीतिक लोग भी, अरे यार इलीगल घुसपैठियों का पक्ष मत लो, देश के अंदर बैठे अर्बन नक्सलियों का पक्ष मत लो। राजनीति तुम्हारी चले या न चले, तुम्हारी पार्टी जीते या न जीते, देश जीतना चाहिए। हम रहे या ना रहें, ये देश रहना चाहिए। तो होता है, मुझे कुछ याद आ गया, देखो कितने लोग देश के लिए शहीद होते हैं। अभी हमारी बस गिर गई, कल हमारे 10 जवान उसमें, अब वो तो किसी यात्रा पे ही थे। तो जब हम ये बातें करते हैं कि तेरा वैभव अमर रहे मां, तो फीलिंग तो होनी चाहिए। क्या है, राजनीति इतनी कैसे हो सकती है कि आपको अपने देश के लोगों की सुरक्षा का ध्यान न रहे? अरे पता नहीं। काफी इमोशनल नजर आ रहे हैं मनोज तिवारी जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये तो काफी भावुक पल इस वक्त है, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी इस लंबी चर्चा में शामिल होने के लिए। जनता से राजनीति है और राजनीति से देश है, और इच्छा शक्ति रही तो देश की राजनीति हमेशा सही दिशा में जाएगी।